नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस विशेष दिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की राजनीति की दशा और दिशा, जी हां, आज एक ऐसा बिल पेश किया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि दशा और दिशा तय होगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। केंद्र सरकार की तरफ से, बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि इस बिल में मुसलमानों के लिए डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुसलमान डरे, मुसलमान इस बिल को लेकर के डरे। पर डरने की क्या वाकई वजह है, ये जब बिल पेश किया जाएगा उसके बाद यह बात समझ में आएगी। ये बात दरअसल सबको पता है कि कई पार्टियां जो कि निश्चित तौर पर इस तरीके से वो आती हैं कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती हैं उनको ये बेहतर तरीके से मालूम होता है कि हमें आ, कैसे हमें निश्चित तौर पर मुस्लिम की राजनीति करनी है, ये हम आपको बता दें, और उसको लेकर के बहुत तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। पर गंभीर सवाल यह है कि आज होगा और जो पार्टियों की स्थिति है वो किस तरह। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जेडीयू ने अ, अपने तमाम सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है, तो उससे एक बात बहुत साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि जेडीयू ने व्हिप जारी करते हुए सरकार के समर्थन में अपनी इच्छा जाहिर कर दी। मतलब बिल के समर्थन में मतदान जेडीयू के सांसद करेंगे, और यही स्थिति टीडीपी की भी बताई जा रही है। तो कल तक जो तमाम तरह की बातों को लेकर के संशय था क्या कि सरकार बिल पास करा पाएगी, तो हम आपसे बता दें कि इस तरह के संशय के लिए अब कोई जगह नहीं। सरकार बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको बता दें, और सरकार के पास जो संख्या है वो भी हम आपसे बताना चाहिए। दरअसल सरकार के पास 294 सांसद संसद में हैं और इस बिल को पास कराने के लिए 272 की जरूरत है। आपको बेहतर मालूम है कि जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, और जहां तक सवाल है टीडीपी का, तो टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के 28 सांसद हो गए। तो 28 सांसद बहुत की माने जा रहे हैं, और चूंकि दोनों पार्टी के तरफ से ये एश्योर किया गया है कि ये दोनों पार्टियां ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसके समर्थन में मतदान करेंगी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो केंद्र सरकार पास करा ले। और इसीलिए अंतिम 2 दिन में जो ये रखा गया है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तकरीबन 8 घंटे की चर्चा होगी। 4 घंटा 40 मिनट जो है वो बीजेपी और उसके एलाइज के लिए मिला है, और बाकी समय विपक्षी पार्टियों के को मिला है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दरअसल कल विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जो कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके सांसद न्यूट्रल रहते हैं, वो ना तो इंडिया ब्लॉक में है ना एनडीए में है, पर उनमें से कई सांसदों ने बिल के विरोध करने का फैसला लिया। इसमें नवीन पटनायक की भी पार्टी है, ये हम आपसे बता दें, और साथ ही साथ हम आपसे बता दें कि और सारे दल, एआईडीएमके भी है, उसने भी विरोध करने का फैसला किया है। तो ऐसे कई सारे दल हैं जिन्होंने विरोध करने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जेडीयू, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की एनडीए बिल्कुल इंटेक्ट, एक साथ है। और जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो नेता हैं, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब बिल पेश किया जाएगा और तब समझ में आ जाएगा कि दरअसल जो लोग मुसलमान को बरगला रहे हैं उनको हकीकत मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार मुस्लिम की हिमायती। तो आप समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट क्या कहता है। जहां तक सवाल है एलजेपीआर का, चिराग पासवान की पार्टी का, तो उनकी पार्टी ने भी व्हिप जारी किया। मतलब बहुत साफ है कि 5 सांसद मौजूद रहेंगे और वो एनडीए के पक्ष में मतदान करें।
जेडीयू की बात हमने आपको बताई दी, तो आप ये जान लीजिए कि एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जेडीयू के भीतर जरूर कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कल तक चिंतित। आपको बता दें, गुलाम गौस, आपको मालूम है कि किस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद से बात की। गुलाम गौस कौन है? तो जेडीयू से एमएलसी है। अशफाक करीम, वो भी कल तक लगातार ये कह रहे थे कि इस मसले पर कभी भी जेडीयू सरकार का साथ नहीं देगी। नीतीश कुमार ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये बात अब क्लियर हो गया कि पार्टी का स्टैंड क्या है। तो ये बात आप जान लीजिए कि कई मुस्लिम नेता जो कि जेडीयू में मौजूद हैं, वो अब आगे का कदम क्या उठाएंगे ये तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जेडीयू और टीडीपी कह रही है कि हमने सरकार को जो भी प्रस्तावना दिया था सरकार ने मान लिया है, इसलिए ये बिल किसी भी तरीके से मुसलमान के खिलाफ नहीं। और इसलिए टीडीपी और जेडीयू के तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हमने जो कहा वो सरकार ने मान लिया, अब इस बिल को एंटी मुस्लिम कतई नहीं मानना चाहिए। यह बिल प्रोग्रेसिव है, इससे मुसलमानों की भलाई होगी। कई ऐसे पिछड़े समाज है, पिछड़े लोग हैं मुसलमानों के भीतर, जिनकी भलाई के लिए यह बिल पेश किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष जिस गलत इंटेंशन से इस बिल के बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैला रहा है, वो कतई सही नहीं। अब आपको बताएं कि इस बिल के बाद होगा क्या, ये हम आपको मोटे तौर पर समझाने का प्रयास करें। तो कहा जा रहा है कि इस बिल के बाद धारा 40 खत्म। धारा 40 क्या होता है? तो इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार। तो वक्फ जाता था और कहता था कि ये मेरी संपत्ति है और वो घोषित कर देता था। तो ये धारा 40 अब नहीं चलेगा। मतलब वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करेगा और वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, और जिसको ऐतराज होगा कि वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करने जाएगा। अब ऐसी बात नहीं होगी। कहा यह जाता है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। मतलब बहुत साफ है कि अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब इस बिल में ऐसे प्रावधान आ गए कि अब वक्फ के फैसले को सीधा आप किसी भी अदालत में, चाहे सिविल हो, राजस्व हो, दूसरी अदालतों में आप चुनौती दे सकते। तीसरी बड़ी बात यह बताई जा रही है कि नए कानून बनने से पहले ही बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं। आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से बवाल हुआ था कि क्या पार्लियामेंट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। बवाल हुआ था कि क्या महाकुंभ जहां पर हो रहा है, क्या वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के संस्थान हैं जिसको वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम किया जा रहा था। क्या वाकई क्या वाकई वो वक्फ की प्रॉपर्टी है? और इसको लेकर के बहुत तरह के विवाद हो रहे थे। सरकार कहती है कि हमारी मंशा ये है कि हम इस तरह के विवादों से निपटारा पाएं और जो देश का फैब्रिक है उसको हम ठीक रखें, और कानून से ऊपर कोई धर्म या कोई मजहब दिखाई नहीं पड़े, और हम जो भी कर रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है कि देश का भला हो, उस समाज का भला हो जो उसमें पिछड़ा तबका है उसका भला हो, और वक्त की इतनी संपत्ति है उससे उस समाज का फायदा हो। लेकिन आपको बता दें कि मुसलमान के भीतर किस तरीके से इस बात को लेकर के डर है। कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर क्या सरकार अपना नियंत्रण करना चाहती। ये डर मुस्लिम समाज में है, जो लोग विरोध करते हैं उनके अंदर है। और वो क्यों है, तो वो भी हम आपको बताना चाहते हैं कि सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। तो इस बात को लेकर के जो मुस्लिम संगठन है, कई जमीयत उलेमा हिंद हो, कई तरह के ऐसे तंजीम हैं जिनको इस बात का डर है कि क्या ऐसा होने जा रहा है।
बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। इससे मुस्लिम समाज जो है वो नाराज है, उसको उसको लग रहा है कि सीधा सीधा गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को नियुक्त करेगी। इस पर भी ऐतराज है कि ये कौन सी बात हुई। और अभी तक जो होता था कि बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, बिना कागजात के मान ली जाती थी पहले। अब कहा जा रहा है कि बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत साफ है कि अगर किसी के जमीन पर मस्जिद बन गई और वक्फ कहता था ये वक्फ की संपत्ति है बिना कागज के भी, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं रहता था, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते थे, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला उनको स्वीकार करना होता था। अब कहा यह जा रहा है कि बिना कागजात आपने मस्जिद भी बना ली, चाहे भले ही किसी सिविलियंस के जमीन पर आपने बना ली, पर वो प्रॉपर्टी अब वक्फ की नहीं होगी क्योंकि उसके कागजात आपके पास है नहीं। तो दरअसल इन सब चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर जो मुस्लिम संगठन है उसमें चिंता है, उसमें परेशानी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो लोग वक्फ बोर्ड में हैं उनके स्ट्रक्चर में बदलाव कर सीधा सरकार उसमें घुसना चाह रही है। उसमें नए प्रावधान के मुताबिक बताया जा रहा है कि आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। ये मुस्लिम संगठन कई ऐसे उनको ये पसंद नहीं है। कहा यह भी जा रहा है 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, वो भी पसंद नहीं है। तो आप समझ लीजिए बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, ये भी पसंद नहीं है। तो केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। तो मुस्लिम समाज का ये आपत्ति है कि भाई हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों। तो ये जो वजहें हैं जिसकी वजह से प्रॉस कॉन्स, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। और ये बताने का मेरा सीधा मकसद है कि किस बात को लेकर के चिंता है। मुस्लिम्स के कई तंजीमों में कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, चिंतित होने की बात नहीं। मुस्लिम्स में भी कई ऐसे लोग हैं, उनका यह मानना है कि ये जो हो रहा है वो एक प्रोग्रेस के लिए हो रहा है, इसलिए इसको गलत तरीके से देखा नहीं जाना चाहिए। और दरअसल ये कहा गया कि 2022 के बाद अब तक देश के अलग अलग हाईकोर्ट वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर हो गई। और उसमें यह कहा गया है, और उसमें बता दें आपको कि 15 याचिकाएं तो मुस्लिम्स के तरफ से दायर की गई, और उसमें यह कहा गया है कि वक्फ के ये प्रावधान आने वाले दिनों में आम आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं उससे वंचित वो हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो कानून है उसको क्यों नहीं देखा जाता। और उसी को लेकर के जो याचिकाओं में मांग हुई है उसमें बहुत तरह की बातें हैं। तो सरकार को लगा कि निश्चित तौर पर देश में डिफेंस और रेल के बाद तीसरा ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति। और अगर इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती रही, विवाद बढ़ता रहा, तो कल ये परेशानी का सबब बन सकता है और सरकार इसको लेकर के गंभीर दिखाई पड़ती। पर कुछ लोग, विपक्ष ये भी कहता है कि सरकार का काम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा कर, सरकार अपना पॉलिटिक्स साध रही। तो मैं आपको बता रहा हूं, सरकार जो कहती है, सरकार के विरोध के लोग जो कहते हैं, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि इस बिल के बाद निश्चित तौर पर यह बड़ा साफ हो जाएगा कि जो लोग बीजेपी के साथ, जो इस बिल के पक्ष में हैं, क्या मुस्लिम समाज उनके पक्ष में वोट करेगा। मुस्लिम समाज के तरफ से कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने खुल करके कहा है कि तारीख में, इतिहास में उनको माफ नहीं किया जाएगा जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया।
और कई बार असुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की बात की है कि चिराग पासवान, आप भूल जाइए कि कभी मुसलमान आपको मदद देगा, आपका समर्थन करेगा। और यही बात नीतीश कुमार के लिए बोली जाती थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने तो नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को खारिज कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और ये बात चंद्रा बाबू नायडू के लिए भी बोला जाता था, जबकि चंद्रा बाबू नायडू एक इफ्तार पार्टी में जाते हैं और जिस तरीके से उनका पहनावा और ओढ़ावा होता है, और उसके बाद कहते हैं कि हमने तो हमेशा वक्त के समर्थन में बातें की है, मुसलमानों के संपत्ति की सुरक्षा की है। उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि क्या वाकई चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब जो पिक्चर सामने निकल करके आ रहा है वो ये है कि चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कि दो की प्लेयर हैं, वो सरकार के पक्ष में है। यानी कि मतलब साफ है, जो सरकार बिल पेश कर रही है उसके पक्ष में ये दोनों मतदान करते हैं। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि इन दोनों पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हमने सरकार से जो कुछ भी कहा, सरकार हमारी बात मान ली है। जो मुख्य पक्ष थे मुसलमानों के को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसको सरकार ने मान लिया है। इसलिए इस बिल का समर्थन करने में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल यह उठता है कि क्या वो कौन से मसले हैं जिस पर, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात थी कि पुरानी तारीख से यह बिल लागू नहीं। तो जब यह बात कही जाती है तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि जो ये दोनों पार्टियां हैं उन्होंने अपने वोट बैंक का भी ध्यान रखा है और सरकार पर यह दबाव बनाया है कि आप पुराने तारीख से इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल लोकसभा में स्थिति क्या है, यह बात समझना बहुत जरूरी। लोकसभा में 272 सांसद चाहिए और हमने आपको बताया कि 272 सांसद चाहिए, पर अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि 294 सांसद बीजेपी के पक्ष में, और इसमें जेडीयू टीडीपी जो मिल करके 28 सांसद होते हैं वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जहां तक बीजेपी के सांसदों का सवाल है तो ये 240 है, और एनडीए में सहयोगी पार्टी टीडीपी है, उसके 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, शिवसेना शिंदे के 7 हैं, एलजेपी रामविलास के 5 हैं। तो एनडीए के छोटे दल जैसे आरएलडी के पास 2 हैं, जेडीएस के पास 2 हैं, अपना दल सोनेलाल का भी 1 सांसद है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल जो है 119 सांसदों का समर्थन जरूरी, और बताया यह जा रहा है कि बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, एनडीए के कुल सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेटेड सांसदों के समर्थन की दरकार होगी। तो सरकार यहां भी कंफर्टेबली राज्यसभा में भी ये बिल पास करा लेगी, लोकसभा में भी ये बिल पास करा लेगी, और सरकार कहीं इस मुद्दे पर हारेगी नहीं। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद स्थिति और परिस्थिति पॉलिटिक्स की क्या बनेगी, ये समझना बहुत जरूरी। और चूंकि जेडीयू को पिछले लोकसभा चुनाव में भी 12% मुसलमानों ने वोट किया था, जो मुसलमानों की आबादी है कहा यह जाता है, तो क्या वो 12% वोट की चिंता जेडीयू को सता रही है? और इसी वजह से जेडीयू के भीतर गहमा गहमी थी, कंफ्यूजन था। गुलाम गौस अभी भी विपक्ष में है, अशफाक करीम बिल्कुल इस बिल के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू के कई नेता, आपको पता है जमा खान जो कि मंत्री हैं, उनका स्टैंड क्या होगा इसको लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही है। आरजेडी पूरे तरीके से इसको भुना रही है। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सीधे सवालों के घेरे में लिया है। वो कह रहे हैं कि आपका ये दुमोहा सांप वाला व्यक्तित्व क्यों है, आप दोनों तरफ क्यों दिखाई पड़ते हैं, अपना स्टैंड क्लियर करिए। तो जहां तक मेरी जानकारी है, और व्हिप जारी करने का मतलब है कि जेडीयू इस बिल के पक्ष में अपना वोट देने जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि टीडीपी और जेडीयू जो कि
पक्ष में वोट देने जा रही है, मतदान करने जा रही है, तो वो अपने समर्थकों को कैसे एड्रेस करेगी, अपने वोट बैंक को कैसे बचा पाएगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर इन दो पार्टियों के लिए चिंता का सबब होगी। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि इन दोनों दलों ने केंद्र सरकार के साथ वो कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, दिखता जरूर है पर पीछे अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा होता है। तो क्या जबरदस्त तरीके से बार्गेन किया है और बार्गेन करने के बाद अपने हितों को देखते हुए सरकार से क्या कुछ लिया है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। बहरहाल जो बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा अगस्त 2024 में इसको पेश किया गया था, उसके बाद भारी विरोध की वजह से इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि 14 संशोधन किया गया जो कि जरूरी था, जबकि जो 44 बदलाव हो रहे थे उसका विरोध जबरदस्त तरीके से विपक्ष कर रहा है। सवाल यह है कि आज जब हम जगदंबिका पाल को सुनेंगे जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो क्या क्या बातों को रखते हैं, किस किस तरह के परिवर्तन को उन्होंने रखा है, किस सुझाव को माना है, इस बिल में दरअसल क्या कुछ है, ये तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का जो संसद की कार्रवाई होगी, राज्यसभा की कार्रवाई होगी, वो बेहद दिलचस्प होगी। जबरदस्त तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा जाएगा। बहरहाल कौन किसके साथ संसद के पटल पर नजर आएगा वो आज असली तरीके से तब पता चलेगा जब वोटिंग होगा। लेकिन फिलहाल देश की राजनीति गर्म है और उसके बाद किस तरीके से राजनीति की दशा और दिशा बदलती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मैं अपने इस खास पेशकश में अपनी इस बातों को इतना तक जो मुझे जानकारी है, जो मुझे पता है वो हमने रखा है। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।